नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहम फैसले की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया और इसके बाद स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। प्रयागराज के एक स्कूल की 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड, समानता और अनुशासन से जुड़े पहलुओं पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मुद्दे को लेकर सियासी और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। इस फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से आपत्ति जताई गई है, जबकि राजनीतिक दलों की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यानी स्कूल के ड्रेस को लेकर शुरू हुआ मामला अब धर्म, व्यक्तिगत अधिकार, स्कूल अनुशासन और समानता के बड़े सवालों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर धर्म, ड्रेस कोड और व्यक्तिगत आजादी की बहस को हवा दे दी है। प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फैसला आते ही हिजाब पर पुरानी बहस एक बार फिर गर्मा गई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कोर्ट ने क्या कहा। हिजाब इस्लामी आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं। स्कूल ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू। ड्रेस कोड गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन के लिए जरूरी। संस्थान को अपनी यूनिफॉर्म नीति लागू करने का अधिकार। हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने वाला पर्याप्त आधार पेश नहीं। केवल धार्मिक स्वतंत्रता का दावा करने से राहत नहीं मिल सकती। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत में फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की और साफ साफ कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी है। नहीं, कोर्ट का हिजाब के सिलसिले में जो फैसला आया, हम समझते हैं कि इसको रिव्यू करने और इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि जहाँ तक मजहब इस्लाम का सवाल है तो मजहब इस्लाम में स्काफ जो है वो या पर्दा जो है या हिजाब जो है वो अपने यहाँ मजहब का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि कुरान और हदीस से साबित है। अब अगर कोई बच्ची हिजाब के लिए परमिशन मांग रही है, जो स्कार्फ वगैरह बांधती है, तो मैं समझता हूं उसको परमिशन देना चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत ही गौर करने की है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शायद कहा है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी अंग नहीं है, जरूरी नहीं। मैं कहता हूं कि ये चीज जो है ये नहीं, बल्कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है, इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है। देखिए, हिजाब अपनी चॉइस है। हाई कोर्ट ने भी उसको कहा है कि ये इस्लाम में एक हिस्सा नहीं है। चलिए, हम भी मान लेते हैं इस्लामिक हिस्सा नहीं है, लेकिन देश में धार्मिक आज़ादी भी है और निजी स्वतंत्रता भी है। यानी आदमी को ये आज़ादी है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, वो उसकी अपनी आज़ादी है। दूसरी बात यह है कि जब हम लड़कियों के ड्रेस पर, लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हैं कि ये अधरंगी घूम रही हैं, तो यही लोग ये कहते हैं कि ये तो उनकी अपनी आज़ादी है। तो हिजाब पर आज़ादी क्यों नहीं होती? हिजाब की आज़ादी को लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं? क्यों कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है? जैसे ही मामला धर्म और अधिकारों से जुड़ा, सियासत भी मैदान पर उतर आई। विपक्ष ने दोहरा रवैया अपनाते हुए जहां कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, तो साथ में धार्मिक स्वतंत्रता पर भी जोर दिया। देखिए, इस देश में, पूरे देश में एक कानून है और सब धर्मों के समभाव की, अब सब धर्मों के सद्भाव की इजाज़त सबको है। लेकिन स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल प्रशासन की जो है उसके नियम से चलता है। तो स्कूल प्रशासन का नियम नहीं टूटना चाहिए, ताकि सभी छात्र एक रूपता में रहें। इसके साथ साथ धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन को करनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, हम उसके साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने में क्या परेशानी है? अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा,
कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा। तो ये सब पे लागू कीजिए ना। वहीं बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए स्कूलों में एक समान ड्रेस कोड और अनुशासन की दलील दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस बात को रखा है वो स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णय हैं कि किसी धर्म के क्या इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऐसा लगता है उसके आधार पे रखा है। लेकिन जो स्कूल धर्म के आधार पे नहीं है तो वहां पर पढ़ाई पे और यूनिफॉर्म ये सब तो लागू होगा ही। और मुझे लगता है उस हाईकोर्ट के निर्णय में यही उन्होंने कहा होगा। देखिए, एक बार नहीं अनेक बार माननीय न्यायालयों ने हिजाब, बुर्का और इन सब को लेकर के कहा है कि ये न तो इस्लाम धर्म का कोई पार्ट है, इस्लाम की मान्यताओं कुरान का कोई पार्ट है, और न ही भारत की सभ्यता संस्कृति इस बात को कहती है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को आप अपनी कट्टरपंथी मानसिकता का कैद बना के रखें। एक तरफ स्कूल की यूनिफॉर्म और अनुशासन, दूसरी तरफ धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्कूल के ड्रेस कोड को प्राथमिकता दी है, लेकिन फैसले के बाद उठे सवाल अभी थमे नहीं हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं की आपत्ति और पक्ष विपक्ष में छिड़ी जुबानी जंग, यानी हिजाब अब सिर्फ पहनावे का मुद्दा नहीं बल्कि कानून, आस्था और सियासत के बीच बहस का नया केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश में 558 अनुदानित मदरसों में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच शुरू हो गई है। योगी सरकार के फैसले का कई मौलानाओं ने समर्थन किया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि जो सच्चे लोग होंगे उनको जांच से कोई आपत्ति नहीं होगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद किस किस पर आंच आती है। योगी राज में भ्रष्टाचार करने वालों के उल्टे दिन जारी हैं। अब यूपी में चुनाव से पहले मदरसों की फाइलें भी ओपन हो गई हैं। यूपी के 558 मदरसों में धांधली की जांच शुरू हो गई है। 1100 करोड़ के बजट और संदिग्ध नियुक्तियों की गोपनीय जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम इन मदरसों से जुड़े रिकॉर्ड और शिकायतों की प्रारंभिक जांच कर रही है। 558 अनुदानित मदरसों पर आरोप है कि करीब 1100 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच के केंद्र में 35 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। इनमें कोरोना काल के दौरान की गई नियुक्तियां, अध्यापकों की निर्धारित योग्यता, विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या, प्रबंधन समितियों की वैधानिकता और वेतन भुगतान की प्रक्रिया जैसे गंभीर विषय शामिल हैं। जहां कई लोग योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी से लेकर कई मौलाना योगी सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। मैं इस जांच का समर्थन करता हूं कि बेशक जांच होना चाहिए और मदरसे के प्रबंधन तंत्र ने ज़रूर गड़बड़ियां की हैं। ये जितने भी सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे हैं उन सब में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, था और रहेगा वो अपने आप में एक हिस्ट्री है। इसीलिए मुसलमान ये नहीं चाहता कि हमारे मदरसों में सरकार की तरफ से एड मिले। और ये जो फैसला किया है योगी जी ने, जो ये प्रस्ताव पास किया है, मैं इसका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात को मैं, योगी जी ने इस बात को जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि जो सही है उनको जांच से कोई आपत्ति नहीं होगी। जो तो सच्चे लोग होंगे उनको जांच से कोई आपत्ति नहीं होगी। जिनके यहाँ पे ठीक से मदरसे की पढ़ाई होती होगी, बुनियादी सुविधाएं होंगी, स्वच्छ रसोई होगी, पढ़ने लिखने का स्थान पर्याप्त होगा, रात में सोने के लिए बिस्तरा बनाने, बाकी चीज़ों के लिए सब ठीक से होगा, वो आपत्ति नहीं करे। वहीं योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि धर्म पर नहीं बल्कि विज्ञान पर पैसा खर्च होना चाहिए। हम तो चाहते हैं धर्म पर पैसा बंद हो जाए, विज्ञान पर पैसा खर्च हो। क्योंकि देखो भगवान तो खुद ही स्वतंत्र है, उसको रुपए क्या जरूरत है बताओ, चाहे कोई भी हो। हम कहें विज्ञान पर रुपया खर्च हो, संविधान पर रुपया खर्च हो और देश के इंसान पर रुपया खर्च हो, जिससे इंसान के जीवन में बेहतरी आए।
फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम प्रारंभिक जांच में दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि करप्शन करने वालों पर क्या तगड़ा एक्शन होता है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 सितंबर को शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि 25 जुलाई को युवाओं के साथ किए गए वादों को सरकार पूरा करने में विफल रही है। दरअसल सीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीट पेपर लीक विवाद के दौरान हुए प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सरकार से मांगे रखी गई थीं और सरकार ने उन मांगों पर अपनी सहमति जताई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया है। आरोप लगाया है सीजेपी ने कि 1 महीना पहले किए गए वादों को लागू करने के बजाय सरकार ने कार्रवाई में देरी की है और स्पष्ट आश्वासन देने से बचती रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में 5 सितंबर को एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। दरअसल सीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीट पेपर लीक विवाद के दौरान हुए प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सरकार से मांगे रखी गई थीं, जिसमें सरकार ने सहमति जताई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि 1 महीने पहले किए गए वादों को लागू करने के बजाय सरकार ने कार्रवाई में देरी की है और स्पष्ट आश्वासन देने से बचती रही है। अब सीजेपी ने फिर से इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च के लिए युवाओं को एकजुट करने का ऐलान किया है। नहीं देखिए, जब देश के कैबिनेट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड आके कुछ कमिटमेंट करते हैं, सरकार की तरफ से एग्रीमेंट किया जाता है, फिर उस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया जाता, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरी सरकार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। और पिछले 1 महीने से लगातार पूरी टीम इनके टच में है। कितनी बार इनसे मुलाकात हुई है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो हमें धीरे धीरे समझ में आ गया कि सरकार की मंशा नहीं है इस एग्रीमेंट को ऑनर करने की, और इसीलिए हमने 5 सितंबर को ये प्रोटेस्ट कॉल की है। अब जो हम लोगों ने ऐलान किया है 5 सितंबर को, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारे दूसरे 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर्स विड्रॉ होंगे एंड एक अश्योरेंस मिलेगा फ्यूचर में भी कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई प्रोटेस्टर को टारगेट नहीं किया जाएगा, एंड जो दूसरा डिमांड कॉम्पेंसेशन जो मिलना था सारे फैमिलीज को, वो दोनों डिमांड्स अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। इसी के वजह से हमें लगा कि सरकार हमारे साथ विश्वासघात करना चाह रही है, ये हम लोग अलाउ नहीं होने देंगे। एंड इसलिए 5 सितंबर को इंडिया गेट पे हम सारे लोग पीसफुली गैदर होंगे। सीजेपी ने जैसे ही 5 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, वैसे ही देश की सियासत में भी हलचल होने लगी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने सीजेपी के प्रदर्शन को पॉलिटिकल प्रदर्शन बताया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि उन्हें छात्रों की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। सीजेपी वाले के जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे लगता है कि राजनीतिक जो है, अगर आप छात्र हित में हैं तो आपको झारखंड भी नजर आना चाहिए, आपको कर्नाटक भी नजर आना चाहिए, आपको देश में जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट राज्य हैं वो भी नजर आना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए लगता है ऐसा, आम जनता को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। See, whenever there is a protest, it is the right of the people who are protesting. But also, we must respect and with sensitivity look at our police force. What are they doing? They are doing their job to ensure that any miscreant or anyone who tries to destabilize India does not succeed. So I think we need to view this with sensitivity and with both sides. Yes, of course, they're welcome to protest, they're welcome to raise their issues, and whether it's the CJP or anybody else, I just think that the Solicitor General has made it clear that there will be no FIRs against students. There are some serious criminal antecedents where you have seen. हालांकि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र के अधूरे वादों को लेकर सीजेपी द्वारा 5 सितंबर को दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च की घोषणा पर डीएमके के प्रवक्ता TKS इलानगोवन ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है, ये संविधान का पालन नहीं करते हैं। The BJP is anti-democratic. They don't follow constitution.
Constitution has given powers to its citizens to agitate for their right cause. So they can do. But BJP will not allow. BJP is a brutalistic party. Barbarians. They don't care for the law. They don't care for the constitution. It is a constitutional right to agitate for a cause. It is the citizens who elect a government. But the citizens, after electing the government, they cannot be silent on all the wrongdoings of the government. They will have to fight. बता दें कि सीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सोमवार को बैठक की। इसमें भारत सरकार और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों द्वारा देश के युवाओं से 25 जुलाई 2026 को किए गए अहम वादों के पालन की समीक्षा की गई। इन्हीं वादों के आधार पर देशव्यापी युवा विरोध प्रदर्शनों को अच्छे विश्वास के साथ वापस लिया गया था। समिति के सदस्यों ने इस बात पर गंभीर संदेह जताया कि क्या सरकार अपनी बात का पालन करने का इरादा भी रखती है। इन्हीं मांगों के चलते सीजेपी ने दोबारा प्रदर्शन की घोषणा की है। त्योहारों से पहले मिलावटी मिठाई और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक छेना स्टोर पर छापेमारी के दौरान करीब 10 क्विंटल रसगुल्ले नष्ट किए गए। टीम ने रसगुल्ला, पनीर, अरारोट और सेफोलाइट के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मोदीनगर और नोएडा में भी संदिग्ध मिठाई, पनीर, मावा और अन्य खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आते ही बाजार सजने लगते हैं। मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ बढ़ती है, लेकिन इसी भीड़ और बढ़ती डिमांड के बीच मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। गाजियाबाद में खाद्य विभाग की कार्रवाई ने त्योहारों से पहले बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार शाम खाद्य विभाग की टीम क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर पहुंची। टीम ने सचिन छेना स्टोर पर छापेमारी की। जांच के दौरान यहां बड़ी मात्रा में तैयार छेना रसगुल्ला मिला। अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टया रसगुल्लों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिसके बाद करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला नष्ट करा दिया गया ताकि ये बाजार तक न पहुंचे। लेकिन कार्रवाई सिर्फ रसगुल्लों तक सीमित नहीं रही। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से रसगुल्ला, अरारोट, पनीर और सेफोलाइट के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। अभी तक हम लोग छेना, पनीर के अलावा जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पे भारी मात्रा में छेना रसगुल्ला बनाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जांच की है। लगभग 10 कुंटल छेना रसगुल्ला विनिर्मित पाया गया है, जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में बनाया जा रहा था और भंडारित भी था। कई में कीड़े और मक्खियाँ गिरी हुई पाई गई। हम लोगों ने इनके नमूने लिए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। मिलावटखोरों पर कार्रवाई सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं है। इससे पहले मोदीनगर के पास भोजपुर में भी खाद्य विभाग ने छापेमारी की थी। यहाँ संदिग्ध पनीर, मावा और दूसरी खाद्य सामग्री को लेकर कार्रवाई की गई। नोएडा में भी खाद्य विभाग ने सरफाबाद सेक्टर 72 की एक रसगुल्ला निर्माणशाला में छापेमारी के दौरान करीब 100 किलो रसगुल्ले नष्ट किए। इसके अलावा पनीर, घेवर, खोया समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक खाद्य विभाग की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अगर लैब रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसलिए मिठाई खरीदते वक्त सावधान और सतर्क रहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।